नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन का अगला प्रैक्टिस, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं जुलाई 2013 में पूछे गए क्वेश्चंस को, जो कि आपके ऑफलाइन में पूछे गए थे। ध्यान दीजिएगा, जुलाई 2013 के क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले हमने 2012 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, 2019 और 2021 के सभी के ऑफलाइन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस वहां पर उपलब्ध हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के सेशन में जो है कि जुलाई 2013 के क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा, कंबल। अर्थशास्त्र के अनुसार हम अगर बात करते हैं मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए जो प्रसिद्ध था तो वो था आपका कंबल। क्या था? तो कंबल। राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि एम्फोरा एक था। क्या था? इटली का सिक्का था, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, या छिद्र युक्त बर्तन। तो एम्फोरा एक क्या था? एक जार था, लंबा एवं दोनों तरफ उसमें क्या लगा हुआ था? तो हत्थे लगा हुआ एक जार था। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं और आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे के नाम से बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे? काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर, काला सोना। तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की जो इतनी मांग थी तो इसे जो है कि काला सोना के नाम से बुलाते थे। क्या? काला सोना। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों क्वेश्चन रहा आपका कि रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार में हुआ था। यानी रहट का, चरखे का और जो आग्नेयास्त्र हैं उनका आविष्कार कब हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। तो अगर हम बात करते हैं कि रहट, चरखे और आग्नेयास्त्रों का जो आविष्कार हुआ था ये आपका मध्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो मध्यकाल में हुआ। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें है आपका कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? इल्तुतमिश के, बलबन के, अलाउद्दीन खलजी के, या फिरोज तुगलक की। तो अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में जो एक संस्कृत में प्रशस्ति पाया गया है वो आपका बलबन का पाया गया है। किसका? बलबन का पाया गया है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है कि हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। कब किया जाता था? जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था तब। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, या हिरण का शिकार करने से पहले, या पुत्र के जन्म के लिए। तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कब किया जाता था? तो ये आपका कब किया जाता था कि जब किसी को राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह भले ही जन्म से क्षत्रिय नहीं होता है, उसको अगर हम क्या करते हैं, राजा को क्षत्रिय घोषित करते हैं, तब उसके लिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो याद रखेंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन क्या है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था चोल काल में? तो उनको कहा जाता था क्या? नगरम। क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से। तो अगर हम बात करते हैं कि नाथ साहित्य का जो संबंध है तो ये आपका संबंध है बंगाली से। किससे? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, या पख्तून आंदोलन।
तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था उसे हम लोग जो है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930 या 2 अक्टूबर 1930। तो ये आपका मनाया गया था जो पूर्ण स्वराज के संघर्ष की प्रस्तावना के बाद आपका जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो आपका मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज के सेशन में ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है, कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं। हालांकि आपको ये पता होगा कि जो है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है कि सभी पेपर्स को कलेक्ट करना, उनके ऊपर जो है कि एनालिसिस करने के बाद वीडियोस बनाना, ये काफ़ी जो है कि थोड़ा सा मेहनत किया जा रहा है। तो ये जो है आपके लिए कारगर साबित हो ही रही है कि नहीं। यदि आपको लग रहा है कि हाँ हमारे लिए कुछ भी थोड़ा सा भी मेहनत हो रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिग बियर एक उदाहरण है आकाश गंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का, गैलेक्सी का। बिग बियर एक उदाहरण है दोस्तों किसका, तो ये है आपका नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है कि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय में पृथ्वी की ओर होता है, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, या चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, इस वजह से यह चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। तो अगर बता दें दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका कि क्यों जो है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका चंद्रमा है, ये बीच में आपका पृथ्वी है, तो ये अपने अक्ष पर एक बार घूमता है और यहाँ से यहाँ तक आने में दोनों में जो है कि बराबर टाइम लगता है। इस वजह से पृथ्वी से जो है चंद्रमा का एक ही भाग केवल दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है दोस्तों ये आपकी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। किससे? पश्चिम से पूरब की ओर। ज़्यादातर लोग इसमें कन्फ्यूज होंगे और पूरब से पश्चिम की ओर ट्रिक करके आएंगे, तो आपको ध्यान देना है पश्चिम से पूरब की ओर। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता जाता है और फिर घटता जाता है। तो 44 क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा कि क्या रहता है? समान रहता है। देशांतर रेखाओं का जो आकार होता है वो समान रहता है, चाहे वो आप पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी जाएं, पश्चिमी से पूर्वी में आएँ, वो समान ही रहता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन कब कहलाता है? तो जितने समय तक सूर्य पृथ्वी की एक विशेष स्थान पर चमकता है, जितने समय तक सूर्य जो है पृथ्वी पर एक समान स्थान पर चमकता है, या ग्रीनविच का मानक समय को पृथ्वी दिन कहलाता है, या पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, या पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो अगर हम बात करें 45 का कि पृथ्वी द्वारा जो अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय है तो ये कहलाता है आपका पृथ्वी दिन, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है कि विषुव के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर।
तो विषुव के दिन सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं ये आपकी किस पे पड़ती हैं, तो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो राइट आंसर आपका दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का सेकंड जो है कि आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं क्योंकि, पोताश्रय एवं पत्तन हैं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, या अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, या अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है, या अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। किस वजह से जो है यहाँ पर अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं। 47 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों कि अटलांटिक जो महासागर की तट रेखा है वो अधिक कैसी है, दंतुरित है, इस वजह से वहाँ पर अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। अगर हम बात करते हैं दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तो वो आपका है एंडीज पर्वत। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, राजस्थान में। अगर हम बात करें कि भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं ये आपके पाए जाते हैं कहाँ पर, तो ये आपके पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, या पठार से मैदान की ओर। यानी जब मानसून लौटती है तो उस समय जो आर्द्र पवनें होती हैं वो किस दिशा से किस दिशा में बहती हैं, चारों ऑप्शंस में आपका दिया गया है। तो ये अगर हम बताएं दोस्तों कि किधर की तरफ बहती है तो ये आपकी बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। जो आर्द्र पवनें होती हैं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है। यानी निम्नलिखित में से किसे जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन को, या चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन को। तो ये कहा जाता है, अगर पृथ्वी के फेफड़े की बात करें तो ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है इनको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो है आपका अमेजन नदी बेसिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मलोका क्या है। एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है, या मलक्का का निवासी है। तो यह एक क्या है, मलोका एक प्रकार का घर है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है। संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, संसाधन प्रबंधन, या विकास प्रबंधन। तो ये क्या कहलाता है, यदि आप संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग भी करते हैं और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है, तो संसाधन का संरक्षण कहलाता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, रक्षक मेखला की एक विधि है डैश किसकी, जल संरक्षण की एक विधि है, मृदा निर्माण की एक विधि है, बागानी की एक विधि है, या मृदा संरक्षण की एक विधि है। तो रक्षक मेखला जो है किसकी एक विधि है, तो ये विधि है आपका मृदा संरक्षण की। रक्षक मेखला जो विधि है आपकी मृदा संरक्षण की क्या है, एक विधि है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56,
मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है, तो पुरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक। तो भीमबेटका से निश्चित रूप से बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा, कभी ये क्वेश्चन को उल्टा करके पूछता है, कभी इधर से उधर पूछता है, पर इसी से रिलेटेड पूछता है। भीमबेटका को याद रखेंगे। ये देखिए 3 यहाँ पे चीज़ें हैं, एक पुरा स्थल है तो किसका है, पुरा पाषाणिक का है। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। और ये पूछेगा कि भीमबेटका स्थित कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। अब पूछ दिया ये जो है किसका पुरा स्थल है, तो पुरा पाषाणिक का है। ये पूछा गया पुरा पाषाणिक का एक स्थल कौन सा है, तो और 4 ऑप्शन दे देंगे भीमबेटका के साथ, उसमें पूछ देगा। तो ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भीमबेटका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे, तो रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि इंद्र तथा सोम, इंद्र वरुण तथा रुद्र, अग्नि इंद्र तथा विष्णु। अगर हम ऋग्वेद काल में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 3 नाम आप निश्चित रूप से सुने होंगे, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। तो ये जो है कि ऋग्वेद काल के 3 देवता जो है खासकर प्रमुख थे। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। तो उसे कहते हैं भारत यूरोप कहते हैं। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। इनाम गांव में, बुर्जहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका। तो अगर हम बात करें कि जिस जगह पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था वह स्थान है आपका इनाम गांव। यह है आपका क्या, इनाम गांव। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 60। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है। पिपासा बताया गया है, तृष्णा बताया गया है, तन्हा बताया गया है, या तीव्र इच्छा बताया गया है। तो बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को क्या बताया गया है, तो तन्हा बताया गया है। क्या बताया गया है, तन्हा बताया गया है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो जुलाई 2013 का जो ये पेपर रहा, इसमें हम लोग आज के सेशन में 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, और आगे का जो 30 क्वेश्चन इसका बचता है, यानी कि आप जानते होंगे कि एसएसटी में आपका 60 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 40 जो है कि आपके कंसेप्ट होते हैं, 20 जो है पैडागोजी होती है। तो आपको उसको ध्यान देना है। तो बाकी के जो 30 क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं दोस्तों, उसको हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करेंगे, जो कि कल के डेट में किया जाएगा। तो उसको देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।